नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने भारत की खेती की तस्वीर बदल दी, यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इस साल उनका 100th बर्थ ईयर मनाया जा रहा है। दिल्ली में हाल ही में एक बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस, यानी ऐसा खेती का मॉडल जो फूड सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल बैलेंस दोनों को साथ लेकर चले। और इस मौके पर एक नया इंटरनेशनल अवार्ड शुरू किया गया, एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस, जो उन साइंटिस्ट को दिया जाएगा जिन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज में फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल फार्मिंग में बड़ा योगदान दिया है। और इसका पहला अवार्ड मिला है प्रोफेसर आदेमोला अदेनेल, जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, पहले हम भारत के हंगर से होप तक के सफर को देखते हैं। 1960 के दशक में भारत बार बार ड्रोट और फेमाइन झेल रहा था। भारत को अमेरिका से PL-48 प्रोग्राम के तहत गेहूं इंपोर्ट करना पड़ता था। तब एक यंग साइंटिस्ट सामने आए जिनका नाम था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। उन्होंने कहा, साइंस शुड वर्क फॉर स्मॉल फार्मर्स। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, साइंटिफिक नॉलेज को खेत तक पहुंचाना। और यहीं से शुरू हुआ भारत का ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो सफलता है वो 3 बातों पर टिकी थी: साइंस, सपोर्ट सिस्टम और स्ट्रॉन्ग पॉलिसी। डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने नोबेल विनर नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर सेमी ड्वार्फ हाई यील्ड व्हीट वैरायटी तैयार की। ये पौधे छोटे थे, स्ट्रॉन्ग थे और फर्टिलाइजर झेल सकते थे। पंजाब और हरियाणा में इन सीड्स ने जो चमत्कार कर दिया, जिसकी वजह से किसानों की पैदावार कई गुना बढ़ गई। अगर बात करें राइस रिवॉल्यूशन के बारे में, उन्होंने आगे चलकर हाई यील्ड राइस वैरायटीज भी लाई और बनाया पूसा बासमती 1989, दुनिया का पहला हाई यील्ड बासमती राइस, जिसने किसानों की इनकम भी बढ़ाई और जो इंडिया का एक्सपोर्ट था उसको भी बढ़ाया। स्वामीनाथन जी ने सरकार को समझाया कि सिर्फ सीड्स नहीं, पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा, यानी कि MSP, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, क्रेडिट और प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। और ये जो स्वामीनाथन जी की पैकेज अप्रोच थी, ये भारत को फूड शॉर्टेज से निकाल पाई। दोस्तों, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमें फूड सिक्योरिटी दी, लेकिन ओवर यूज ऑफ केमिकल और मोनोक्रॉपिंग से एनवायरमेंट को काफी नुकसान हुआ। स्वामीनाथन जी ने कहा, प्रोडक्टिविटी बढ़े लेकिन प्रकृति को नुकसान ना हो। इसी सोच से उन्होंने दिया नया विजन, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। इसका मतलब था सस्टेनेबल फार्मिंग, जहां पे यील्ड भी बढ़े और नेचर भी सेफ रहे। अगर बात करें एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के मेन प्रिंसिपल्स के बारे में, तो खेतों में डाइवर्सिटी को बढ़ावा मिले। सिर्फ गेहूं चावल नहीं, उसके अलावा जो अदर फसल्स हैं जैसे कि पल्सेस, मिलेट्स और ऑयल सीड्स हैं, इनको भी बढ़ावा मिले। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट और पेस्ट मैनेजमेंट, इसके तहत केमिकल का कम यूज हो और एक बैलेंस मेंटेन किया जाए। हर बूंद पानी का सही उपयोग किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी का सहारा लिया जाए, सोलर और बायोगैस को फार्मिंग में शामिल किया जाए, क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स बनाए जाए जो ड्रोट और साल्ट टॉलरेंट हो, यानी कि ऐसी खेती जो हरियाली भी दे और स्टेबिलिटी भी दे। दोस्तों, स्वामीनाथन जी सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो एनवायरमेंट और सोसाइटी दोनों को साथ लेकर चलने वाले लीडर थे। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटरशेड प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया, बायोगैस, सोलर और विंड एनर्जी को फार्मिंग से जोड़ा, मिलेट्स को श्री अन्ना नाम दिया क्योंकि ये न्यूट्रियस भी है और क्लाइमेट फ्रेंडली भी है। वुमेन फार्मर्स के हक में लड़ाई लड़ी उन्होंने। 2011 में उन्होंने वुमेन फार्मर्स एंटाइटलमेंट बिल का सुझाव दिया ताकि महिलाओं को लैंड टाइटल, क्रेडिट और ट्रेनिंग मिल सके। उन्होंने किसानों और बायोडाइवर्सिटी दोनों के अधिकारों के लिए काफी इंपॉर्टेंट कानून बनवाए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। इसने किसानों को बीज को बचाने और उनको बेचने का हक दिया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इस कानून ने बायोडाइवर्सिटी को बचाने और उनके फेयर यूज को सुनिश्चित किया। अगर बात करें नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, स्वामीनाथन कमीशन ने रिकमेंड किया कि MSP जो होना चाहिए वो कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि फार्मिंग जो है मस्ट बी प्रॉफिटेबल एंड रिस्पेक्टेड। दोस्तों, स्वामीनाथन ने न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के ऊपर कहा कि सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है, न्यूट्रिशन भी जरूरी है। उन्होंने बताया, हमारे देश में 3 टाइप की भूख है: कैलोरी हंगर यानी कि एनर्जी की कमी, प्रोटीन हंगर यानी कि दाल और पल्सेस की कमी, उसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट हंगर यानी कि आयरन, जिंक और विटामिन की कमी। इसलिए उन्होंने प्रमोट किया बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स और बैलेंस डाइट को। और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, वो था बायो हैप्पीनेस का, जिसमें बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन हेल्थ दोनों का कनेक्शन है। अगर बात करें फार्मर्स फर्स्ट एंड वुमेन एट द सेंटर के बारे में, उनका मानना था अगर महिलाएं एम्पावर्ड हों तो फार्मिंग में डबल प्रोग्रेस होगी। स्वामीनाथन जी के जो की प्रोजेक्ट्स थे वो थे विलेज नॉलेज सेंटर्स और बायो विलेजेस। ये जो तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे स्टेट्स में चल रहे हैं, जहां लोकल लैंग्वेज में वेदर, मार्केट और स्कीम की इंफॉर्मेशन मिलती है।
उनका विजन था हर किसान के पास सही नॉलेज हो और हर महिला को बराबरी का मौका मिले। स्वामीनाथन जी ने काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए, जैसे कि MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन सस्टेनेबल फार्मिंग और कोस्टल लाइवलीहुड के लिए काम करता है। उसके अलावा अगर बात करें नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के बारे में, यानी कि NAAS के बारे में, ये जो इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट पॉलिसीज को साइंटिफिक बेस देने के लिए बनाया गया था। अगर बात करें नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के बारे में, यहाँ पे उन्होंने फार्मर्स के लिए प्राइसेस, इंश्योरेंस और स्पोर्ट के लिए लॉन्ग टर्म रिफॉर्म सजेस्ट किए थे। डॉक्टर स्वामीनाथन के कंट्रीब्यूशन के लिए उनको काफी अवार्ड्स भी मिले हैं। 2024 में उनकी डेथ के बाद उनको भारत रत्न मिला। उसके अलावा उनको 1967 में पद्मश्री मिला, बाद में 1972 के अंदर पद्म भूषण मिलता है और 1987 के अंदर उनको पद्म विभूषण मिलता है। 1987 के अंदर उनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिलता है। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जिसकी फाउंडेशन 1986 में नॉर्मन बोरलैग ने रखी थी। और MS स्वामीनाथन को 1986 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड भी मिलता है। और UNEP ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने डॉक्टर स्वामीनाथन को फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी बोला। दोस्तों, आज जब हम क्लाइमेट चेंज, सोइल लॉस और वाटर शॉर्टेज की बात करते हैं तो स्वामीनाथन जी का मॉडल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका जो एवरग्रीन फॉर्मूला था वो काफी सिंपल था। उन्होंने बोला डू मोर एंड हार्म लेस। फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जेंडर इक्वलिटी और क्लाइमेट रेजिलेंस भी काफी जरूरी है। दोस्तों, अगर हम डॉक्टर स्वामीनाथन के विजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें काफी कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे कि हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अपनाना पड़ेगा। सिर्फ गेहूं और चावल नहीं, पल्सेस और मिलेट्स को भी उगाना पड़ेगा। उसके अलावा जो अदर क्रॉप्स हैं उनके ऊपर भी हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। हमें पानी की बचत करनी पड़ेगी और ये जो बचत है हम ड्रिप इरिगेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से कर सकते हैं। और वुमेन को एम्पावर करना होगा। वुमेन्स को लैंड राइट्स और ट्रेनिंग देकर हम वुमेन एम्पावरमेंट को अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी और ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल को बढ़ाना होगा। फार्मर्स को एजुकेशन देनी होगी। ये जो एजुकेशन है वो डिजिटल एप्स के द्वारा दी जा सकती है। उसके अलावा जो लोकल नॉलेज सेंटर्स हैं उनके द्वारा भी ये एजुकेशन दी जा सकती है। तो दोस्तों, डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत को भूख से सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ लेके गए। उन्होंने सिखाया कि साइंस तभी पावरफुल है जब वो फार्मर्स के हाथ में हो। उनकी ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमें अनाज दिया और एवरग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमें सोच दी कि प्रोग्रेस और नेचर दोनों साथ साथ चल सकते हैं। आज हमें उनकी सेम फिलॉसफी को आगे बढ़ाना होगा। हर खेत में हरियाली, हर घर में पोषण और हर किसान के चेहरे पर मुस्कान। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था MS स्वामीनाथन जी को लेके वो कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।